नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग ध्येय आईएएस के टेस्ट देख रहे हैं उसी में आज टेस्ट नंबर 10 रहेगा। ठीक है, टेस्ट नंबर ये 10 रहेगा और इससे पहले भी जो टेस्ट हैं वो सब करा दिए गए हैं। प्लेलिस्ट बना दिएगा, आप लोग जा करके देख सकते हैं। और आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। आप लोग लाइक तो करते नहीं है तो आप लोग लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, और आप लोगों के लिए 1 जनवरी 2024 से करंट अफेयर लगातार जो है कि रिवीजन कराया जा रहा है, तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसका जा करके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। और इसमें जो करंट अफेयर आएंगे वो फरवरी 2024 का रहेंगे। तो देख लेते हैं क्या है आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न ये दिया है कि अमृतसर की संधि 1809 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस संधि के द्वारा पंजाब और ब्रिटिश भारत के बीच सतलज को सीमा के रूप में निर्धारित किया गया। तो बिल्कुल सही दिया हुआ, ये कथन आपका सही है। दूसरा कथन क्या दिया है कि इस संधि के बाद महाराजा रणजीत सिंह को जम्मू, मुल्तान और कश्मीर को अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लेने में समर्थ हुए। तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि अमृतसर संधि के द्वारा महाराजा रणजीत सिंह को जम्मू, मुल्तान और कश्मीर को नहीं, बल्कि किसको, तो ये सतलज के जो पश्चिमी भाग थे उनमें इनको आधिकारिक सीमा प्राप्त हुई थी, न कि जम्मू, मुल्तान और कश्मीर को। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो इसका पहले का क्या हो जाएगा, तो पहले का ये हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, पहले का ये हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया है। दूसरा प्रश्न है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के किस सदस्य ने 1914 ईस्वी में इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना की थी। तो किसने किया था, तो ये दिया है श्री राम वाजपेयी, बी दिया है हृदयनाथ कुंजरू, सी दिया है एसजी वाजे और डी दिया है श्रीनिवास शास्त्री। तो ये किसने किया था, तो ये सेवा समिति की स्थापना किसने किया था, तो ये हृदयनाथ कुंजरू ने किया था। ठीक है, कुंजरू ने किया था। और बता दें क्या थे, तो ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे। तो आप लोग कमेंट करिए कि ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था और इसके ये कौन थे। तो ये इसको एक सदस्य थे जिसने सेवा समिति की स्थापना की थी। ठीक है, और ये कब किए थे, तो 1914 में। आप लोग भी ध्यान रखिएगा। और उसका उद्देश्य क्या था, तो ये समाज सेवा और राष्ट्रीय सेवा को इसका प्रोत्साहित करना था, इनका उद्देश्य था। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि महात्मा गांधी के सामाजिक आदर्श सर्वप्रथम किसने प्रकाशित किए थे। ठीक है, ये उसको देखना है। तो पहला ऑप्शन है ए दिया है कि हिंद स्वराज, बी दिया है एन ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ, सी दिया है हिस्ट्री ऑफ द सत्याग्रह द साउथ अफ्रीका, डी दिया है द भगवद गीता अकॉर्डिंग टू गांधी। तो किसमें महात्मा गांधी के सामाजिक आदर्श सर्वप्रथम किसमें प्रकाशित किए गए, तो ये हिस्ट्री ऑफ द सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका में इसमें प्रकाशित किए गए थे। और यह पुस्तक जो है कब प्रकाशित हुआ, तो ये 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और इसी में गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा के विचारों को ये समर्पित थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तीसरे का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। चौथा प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में मूलभूत अधिकारों और आर्थिक नीति पर संकल्प पास किया गया है। तो ए दिया है त्रिपुरी सत्र में, बी दिया है लाहौर सत्र में, सी दिया है लखनऊ सत्र में और डी दिया है कराची सत्र में। तो ये मूलभूत अधिकारों और आर्थिक पर संकल्प पास किया गया। तो किसमें किया, तो ये कराची सत्र में किया गया था। किसमें, तो ये कराची सत्र में किया गया। तो चौथे क्या हो जाएगा, चौथे का डी हो जाएगा। ठीक है, और एक कब होता है, तो ये 1931 ईस्वी में होता है कराची अधिवेशन, कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है। और इसमें इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं, तो इसमें अध्यक्षता कौन करते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें पूछ लेता है। और इसी में क्या कहा गया, तो इस सत्र में मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्रस्ताव को भी इसमें पारित किया गया था। तो यही कराची अधिवेशन था। तो क्या हो जाएगा, चौथे का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं पांचवा प्रश्न क्या है। अल-बेरूनी की किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी गई है। तो ये प्रश्न कई बार पूछ चुका है, तो फिर से ये आया इसमें। तो आप लोग ये भी रिपीट हो सकता है, आप लोग उसको भी तैयार रखिएगा कि अल-बेरूनी का किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी गई थी। तो ये दिया अरबी में, बी दिया है फारसी में, सी दिया है उर्दू में, डी दिया है तुर्की में। तो देखें तो ये फारसी में है। किस भाषा में है, तो फारसी में। ठीक है, तो पाँचवें क्या हो जाएगा, तो पाँचवें का आपका बी हो जाएगा। ठीक है, और इसमें किसकी भूमिका है, तो ये भारतीय गणित, भूगोल, ज्योतिषी और सामाजिक संरचना पर इसमें प्रकाश डालती है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। पाँचवें का बी हो जाएगा। छवां प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दिनों में इनमें से किसे डंका शाह के नाम से जाना जाता था। तो ये दिया शामल, बी दिया मौलवी अहमदुल्ला शाह, सी दिया नाना साहिब, डी दिया टाटिया टोपे।
तो डंका शाह के नाम से किसे जाना जाता, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह को जाना जाता था। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 7वां प्रश्न है कि मानव विकास के क्रम में होमो इरेक्टस मानव के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, इसमें असत्य कथन को देखना है। यह प्रथम सीधा चलने वाला मानव था जिसने जावा मानव या पिकिंग मानव की संज्ञा दी गई, तो ये सही दिया हुआ है। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसका बृहद भौगोलिक वितरण है, ये भी सही दिया है। इसने अग्नि का आविष्कार किया, तो ये भी सही है। ठीक है, और अग्नि का आविष्कार कब हुआ, तो पूरा पाषाण काल में हुआ था, आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। और पहिए का आविष्कार कब हुआ, तो नव पाषाण काल में हुआ था, आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा इसको भी, क्योंकि ये पूछ लेता है। और यह प्रथम कारीगर मानव था जिन्हें सर्वप्रथम औजार बनाए, तो ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, गलत दिया हुआ है, क्यों देख लेते हैं। क्योंकि होमोरेक्टस मानव नहीं बल्कि किसने बनाया था, तो ये होमो हैबिलिस प्रथम कारीगर था जिसने प्रथम औजार बनाया था, तो इस प्रकार ये गलत दिया हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 7वें का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 8वां प्रश्न है कि नव पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है। तो ये ऑप्शन दिया है कि नव पाषाण काल अर्थात नियोलिथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन लुबाक ने 1865 में अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया था, तो ये सही दिया हुआ है। ठीक है, सही है। दूसरा क्या दिया है, उत्तर प्रदेश में नव पाषाणकालीन प्रथम प्रस्तोपकरण टोन्स नदी घाटी में लेमुसुरिये ने प्राप्त किए, तो ये भी सही है। इस काल के औजार को अधिक पायना करने हेतु उन पर पालिश की जाती है, तो ये भी सही है। और भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य नवपाषाणिक बस्ती मेहरगढ़ से मिले, तो ये गलत दिया हुआ है। क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो संत कबीर नगर स्थित लहुरा देव से, ठीक है, मिलते हैं। और लहुरा देव से क्या क्या मिलते हो, तो 9,000 से 8 ईसा पूर्व के ये चावल के साक्ष्य मिलते हैं। और मेहरगढ़ से क्या मिलते हैं, तो मेहरगढ़ से 7,000 ईसा पूर्व गेहूँ के साक्ष्य मिलते हैं, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। मेहरगढ़ से क्या मिलता है, तो मेहरगढ़ से आपका गेहूँ के साक्ष्य, ठीक है। और लहुरा देव से चावल के साक्ष्य मिलते हैं, चावल के साक्ष्य मिलते हैं, तो आप लोग ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पूछ सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 8वें का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। समुद्रगुप्त के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो अब समुद्रगुप्त के बारे में देखना है। तो पहला कथन है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के 12 क्या है, दक्षिणापथ के 12 और उत्तर भारत के 9 शासकों को पराजित किया, तो देखें तो ये सही दिया हुआ है, ठीक है। उसने महान बौद्ध भिक्षु वसुमित्र को संरक्षण प्रदान किया, ठीक है। तो क्या दिया है कि उसने महान बौद्ध भिक्षु वसुमित्र को संरक्षण प्रदान किया, तो ये गलत दिया हुआ है। क्योंकि समुद्रगुप्त ने महान बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण प्राप्त दिया था, ठीक है, संरक्षण दिया था। किसको, तो वसुबंधु को, न कि वसुमित्र को, तो इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। और वसुमित्र कौन थे, तो वसुमित्र जो है कि कनिष्ककालीन विभूति थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं आगे क्या ऑप्शन है। तीसरा है कि प्रयाग प्रशस्ति से उसका उपाधि धर्म प्रचार बंधु के रूप में दी गई, तो ये भी सही है। और समुद्रगुप्त का समकालीन लंका नरेश मेघवर्ण ने उसके पास उपहारों सहित एक दूतमंडल भेजा और गया में बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी, तो देखें तो ये सही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये सी इसका सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 9वें का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 10वां प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनें। एक और सूची 1 दिया, एक और सूची 2 दिया है। दिल्ली सल्तनत पदनाम दिया है और फिर इसके बाद से संस्थापक या सुल्तान दिया है। तो दीवाने अर्ज की स्थापना किसने किया था, तो ये इसकी स्थापना किसने किया था, दीवाने अर्ज की स्थापना, तो दीवाने अर्ज की स्थापना ये बलबन ने किया था, ठीक है, बलबन हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। दीवाने अमीर कोई की स्थापना किसने किया, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, ठीक है। और दीवाने मुस्तक राज की स्थापना किसने किया, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और नायब मुमालकात के संस्थापक कौन थे, तो जो है कि ये मोइजुद्दीन बारामशाह थे। कौन थे, तो मोइजुद्दीन बारामशाह थे, ठीक है। और दीवाने अर्ज क्या होता, तो ये थोड़ा सा हम जान लें। तो दीवाने अर्ज क्या होता, तो ये मंगोलों के आक्रमण के लिए मुकाबले के लिए यह नवीन विभाग बलबन ने स्थापित किया था। और दीवाने अमीर कोई, तो ये कृषि उन्नति हेतु सर्वथा नवीन विभाग की स्थापना थी, ठीक है, नवीन विभाग थी जिसकी स्थापना किसने, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। और दीवाने मुस्तक राज ये किया था, तो भूमिकर बकाया राशि जांच हेतु अलाउद्दीन ने इसको स्थापित किया था। और नायब मुलाकात ये क्या था, तो इसको मोइजुद्दीन बारामशाह के समय में अमीरों के सुल्तान के संरक्षक के समान इस पद की रचना की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर दीवाने अर्ज कौन, तो ये बलबन, तो ए का 4 हो जाएगा। और देखिए ये कहीं ऑप्शन में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10वें का बी हो जाएगा, ठीक है, 10वें का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 11वां प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन है कि लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत भारतीय रियासतों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया था और गोद लेने की मनाही केवल तीसरी श्रेणी के राज्यों के लिए थी। तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे दूसरा कथन है कि डलहौजी के उपयुक्त सिद्धांत सर्वथा नवीन नहीं थे, क्योंकि 1834 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा था कि दत्तक पुत्र लेने का अधिकार हमारी ओर से एक अनुग्रह है, यह एक विशेष अनुकंपा स्वीकृति है जो एक अपवाद के रूप में देनी चाहिए। तो देखें तो ये भी कथन सही है, ठीक है, ये भी कथन सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर देखें तो इसका आंसर क्या है? 11वें का सी हो जाएगा, ठीक है, 11वें का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न है कि महासागरी लवणता के संदर्भ में असत्य कथन को चुने। तो क्या दिया है? ये दिया है कि समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा समलवणता रेखा कहलाती है, ठीक है, तो ये सही दिया हुआ है, ये सही है, ठीक है, ये सही है। और दूसरा क्या कथन है कि समलवणता रेखा केवल क्षैतिज लवणता दिखाती है, क्योंकि लंबवत लवणता के लिए अभी तक कोई निश्चित नियम विहित नहीं है। तो ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। और क्या दिया है कि उच्चतम लवणता विषुवत रेखा के पास मिलती है। तो ये देखें तो ये गलत दिया हुआ है, ठीक है, गलत है। लवणता में सर्वाधिक योगदान सोडियम क्लोराइड का होता है। तो ये सही है, ठीक है, ये सही है। और देखें तो ये क्यों गलत है ये देख लेते हैं हम लोग। तो देखें तो उच्चतम महासागरीय लवणता 20 से 40 कितना, तो 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे उच्च ताप, उच्च वाष्पीकरण और न्यून आर्द्रता पाई जाती है। तो ये इस प्रकार ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर 12वें का सी हो जाएगा, क्योंकि ये गलत दिया हुआ है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न के नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है कि स्पेन की राजधानी मैड्रिड का मानक समय प्रधान न्यायोत्तर जीएमटी के अनुरूप है। तो ये देखें तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि मैड्रिड का जो है कि मैड्रिड का मानक समय जीएमटी के अनुरूप नहीं है, अपितु देखें तो उसे 2 घंटा आगे है। और जीएसटी कहाँ से जीएमटी कहाँ से गुजरती है? तो ये स्पेन से गुजरती है, ठीक है। इस प्रकार क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। दूसरा कथन क्या है? दूसरा कथन है कि प्रधान यमुत्तर रेखा स्पेन से गुजरती है। तो ये देखें तो ये सही दिया हुआ है, ठीक है, ये सही दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर देखें तो 13वें का डी हो जाएगा, ठीक है, 13वें का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुने। तो एक क्या दिया है? ये दिया है कि चेंगतांग तिब्बत पठार से सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियाँ उद्गमित होती हैं। तो तिब्बत पठार से कौन कौन सी नदी? तो सिंधु है, सतलज है और ब्रह्मपुत्र है, नदियाँ का उद्गम होता है, कहना है। तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। असम में सदिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व से पश्चिम की ओर रैंप घाटी में प्रवाहित होती है। तो ये भी सही है, ये भी सही दिया हुआ है, ठीक है, ये भी सही दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं क्या है। सी दिया है कि सदिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी का 891 किलोमीटर हिस्सा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 के अंतर्गत है। तो ये भी सही दिया हुआ है। और चौथा ऑप्शन क्या है कि ब्रह्मपुत्र के दाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख नदी लोहित, बराक और धनश्री है। तो ये देखें तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र से बाएं नदी से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो ये लोहित है, बराक है और धनश्री है, ठीक है। ये बाएं तट से मिलती है, न कि दाएं तट से मिलती हैं। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन। तो ये क्या हो जाएगा? 14वें का डी हो जाएगा, ठीक है, 14वें का डी हो जाएगा आंसर इसका, ये गलत दिया हुआ था। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 15वां प्रश्न की शीत ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा के लिए जिम्मेदार पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो पहला जो कथन है क्या दिया है कि पश्चिमी विक्षोभ इसमें कूट की सहायता से देखना है, ठीक है, कूट की सहायता से इसको देखना है। तो देख लेते हैं क्या है। पश्चिमी विक्षोभ पछुआ हवाओं के भाग हैं जो जेट स्ट्रीम के सारे भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करते हैं। बिल्कुल सही दिया हुआ है। दूसरा कथन है कि पश्चिमी विक्षोभ पूर्वी भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं। तो ये भी सही दिया हुआ है। तीसरा ऑप्शन दिया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में इनका प्रवेश पश्चिम तथा उत्तर पश्चिमी दिशा से होता है। तो ये भी सही दिया है। और चौथा ऑप्शन है कि शीत ऋतु में रात्रि के तापमान में कमी इसके आगमन का सूचक होता है। तो देखें तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि कमी नहीं बल्कि शीतकाल में रात्रि के तापमान में वृद्धि पश्चिमी विक्षोभ के आगमन का सूचक होता है। और देखें तो इसके उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में हिमपात होता है, जो सेब की फसल के लिए क्या होता है? तो सेब की फसल के लिए लाभदायक होता है। और देखें तो उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में शीत ऋतु में देखें तो वर्षा होती है, जो रबी के फसल के लिए लाभदायक होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 1 2 3 इसके सही है। तो 15वें क्या हो जाएगा? तो
15वें का बी हो जाएगा, ठीक है। और जो ये चौथा ऑप्शन था ये गलत दिया हुआ था। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 16वां प्रश्न की भारतीय रिजर्व बैंक का कौन सा कार्य सामान्य केंद्रीय बैंकिंग नहीं है। ये दिया है करेंसी नोटों का निर्गमन, बी दिया है साख नियंत्रण, सी दिया है मुद्रा बाजार पर प्रतिबंधात्मक नियंत्रण। तो देखें तो ये गलत दिया हुआ है। बाकी जो है कि ये क्या करता है भारतीय रिजर्व बैंक, तो करेंसी नोटों का निर्गमन करता है, साख नियंत्रण भी स्थापित करता है, साख नियंत्रण बनाए रखता है, और मुद्रा बाजार पर प्रतिबंधात्मक नियंत्रण लगता है। तो ये गलत दिया हुआ है। और विदेशी विनिमय को नियंत्रित करता है। तो ये सही दिया हुआ है, क्योंकि मुद्रा बाजार पर प्रतिबंधात्मक नियंत्रण कौन करता है, आरबीआई करता है, ठीक है, आरबीआई करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 16 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं 17वां प्रश्न की भारतीय करेंसी के प्रतीक चिन्ह आर ये जो दिया हुआ है के विषय में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो रुपये चिन्ह की रचना IIT मुंबई के स्नातकोत्तर उपाधिधारक डी उदय कुमार ने की थी। तो ये सही दिया हुआ है। बजट 2010 के दौरान तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने इन्हें भारतीय मुद्रा के प्रतीक रूप में अपनाने की बात कही। तो ये भी सही दिया हुआ है, ठीक है, सही दिया हुआ है। आगे क्या दिया है, आगे देख लेते हैं क्या है। 15 जुलाई 2010 को रुपये चिन्ह के अनावरण किया गया और वर्ष 2011 में इसकी शुरुआत हुई। तो ये भी सही दिया हुआ है। अपनी मुद्रा की अलग पहचान रखने वाला भारत 6ठा देश बन गया है। तो ये देखें तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि ये कौन सा 6ठा देश नहीं बल्कि ये 5वां देश बन गया है। कौन सा, तो ये 5वां देश बन गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर देखें तो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 17 का डी हो जाएगा, क्योंकि सत्य कथन को देखना था। अब आगे देख लेते हैं क्या प्रश्न। 18वां प्रश्न की अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इसका मुख्यालय कहाँ पर, इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। तो ये सही दिया हुआ है, ठीक है, ये सही दिया हुआ है। यह संयुक्त राष्ट्र की अनुषंगी इकाई है। तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि ये क्या है, तो ये एक स्वतंत्र निकाय है, न कि संयुक्त राष्ट्र का अनुषंगी इकाई है। तो ये गलत हो जाएगा। भारत इसका सदस्य नहीं है, ठीक है। तो ये सही दिया हुआ है। और यह रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है। तो ये सही दिया हुआ है। और इसकी स्थापना कब होता है, तो IUCN का स्थापना कब होता है, तो बता दें IUCN की स्थापना कब होता है, तो ये 5 अक्टूबर 1948 को होता है, ठीक है, 5 अक्टूबर 1948 को होता है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। तो 18 क्या हो जाएगा, 18 का आंसर क्या होगा, 18 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। असत्य को देखना है, आप लोग प्रश्न को अवश्य अच्छे से पढ़िएगा, नहीं तो प्रश्न क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें असत्य पूछा है। तो पहला प्रश्न क्या दिया है, ये दिया है कि वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करेगा। तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है, ये सही दिया है। केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय विवाद का निपटारा वित्त आयोग करेगा। तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय विवाद का निपटारा कौन करेगा, तो ये कौन करेगा, तो वित्त आयोग नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट करता है। आगे देख लेते हैं क्या है। सी दिया है कि अनुच्छेद 270 के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य करों का बंटवारा वित्त आयोग की सिफारिश पर होता है। तो ये सही दिया है। डी दिया है कि ऑप्शन की वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना वित्त आयोग का कार्य नहीं है। तो ये भी सही दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कौन सा असत्य है ये देखना है। तो इसमें असत्य कौन सा हो जाएगा, तो ये बी हो जाएगा, ठीक है। तो 19 से क्या हो जाएगा, 19 का बी हो जाएगा आंसर इसका। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 20वां प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय किस वाद में यह अभिहित हुआ कि धूम्रपान न करने वालों को वायु प्रदूषण से पीड़ित होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ए दिया है सरदारी लाल बनाम राजस्थान संघ राज्य, बी दिया है मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ, सी दिया SC मेहता बनाम भारत संघ, डी दिया है सतपाल डंग बनाम पंजाब राज्य। तो किसमें कहा गया है, तो ये मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ। तो क्या हो जाएगा, 20वें का बी हो जाएगा, ठीक है, 20वें का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 21वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किन विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की सहमति आवश्यक है। तो पहला दिया है कि नए राज्यों के निर्माण या राज्य के नामों या सीमाओं में परिवर्तन, दूसरा दिया है राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, तीसरा दिया है कि उच्चतम न्यायालय का अधिकार, चौथा दिया है कि संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। तो देखें तो संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की सहमति आवश्यक है। तो ये गलत दिया हुआ है। राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया ये सही दिया है। उसके बाद से उच्चतम न्यायालय का अधिकार ये भी सही दिया हुआ है। संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व ये भी सही दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 21 का सी हो जाएगा, ठीक है, 21 का सी हो जाएगा, 21 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 22वां प्रश्न है कि अशोक के रुमंदेही स्तंभ लेख में संबंधित निम्न कथनों में से कौन से सत्य कथन है। तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद
लुम्बिनी की यात्रा के दौरान इसे स्थापित करवाया, तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। दूसरा कथन है कि बुद्ध शाह की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम के भागकर बलि कर को माफ़ कर दिया, तो ये भी सही दिया हुआ है। तीसरा ऑप्शन है कि लुम्बिनी ग्राम के भू राजस्व भाग कर को 1/6 से घटाकर 1/10 कर दिया गया, तो ये गलत दिया हुआ है। क्योंकि 1/6 से घटाकर कितना कर दिएगा, तो 1/8 कर दिया गया, न कि 1/10 कर दिया। इस प्रकार ये क्या है, गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखें तो इसका आंसर 22 का 1 और 2 सही है, तो ये हो जाएगा 22 का क्या हो जाएगा, तो 22 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 23वां प्रश्न कि मोहनजोदड़ो के वृहत स्नानागार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ये दिया है कि यह ईंटों से निर्मित है जिसकी फर्श तराशी गई ईंटों से बनाई गई है, तो ये सही दिया हुआ है। ठीक है, सही है। जलबद्ध करने के लिए इसमें जिप्सम के गारे का प्रयोग किया गया, तो ये भी सही दिया हुआ है। ठीक है। और सी दिया है कि जलकुंड में प्रवेश के लिए चारों सीढ़ियाँ निर्मित की गई है, तो इसमें चारों ओर नहीं बल्कि कितने, तो ये 2 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं उत्तर और दक्षिण की ओर। चारों ओर नहीं बल्कि कहाँ, तो ये उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर 2 सीढ़ियाँ बनी हुई है। इस प्रकार ये गलत हो जाता है। इसमें 8 स्नानाघर निर्मित थे, तो ये सही दिया है। तो 23 क्या हो जाएगा, 23 का आंसर सी हो जाएगा। 23 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, गलत दिया हुआ था। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 24वां प्रश्न है कि सैयद बंधुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य पूछा है, तो देख लेते हैं क्या दिया है। 1713 से 1720 ईस्वी तक मुगल दरबार में सैयद बंधु सबसे शक्तिशाली थे, तो ये सही दिया है। सैयद बंधु हिंदुस्तानी दल के नेता थे और प्रायः मुगल विरोधी और अर्धराष्ट्रीय हितों का नेतृत्व करते थे, तो ये भी सही दिया है। तीसरा दिया ऑप्शन कि रतन चंद नामक साधारण गल्ले के व्यापारी को उन्होंने राजा की उपाधि के साथ राज शासन के बहुत से अधिकार दिए थे, तो ये सही दिया हुआ है। ठीक है, भी सही दिया हुआ है। और चौथा ऑप्शन क्या दिया है, तो चौथा ऑप्शन दिया है कि सैयद बंधुओं के पतन का मुख्य साजिशकर्ता सादत अली खान था, तो ये गलत दिया हुआ है। क्योंकि सैयद बंधुओं के पतन का मुख्य साजिशकर्ता कौन था, तो ये मुख्य भूमिका में ईरानी और तुरानी गुट के नेता कौन थे, तो चीनकिलिज खां थे। ठीक है, और जिनको ये निजामुल मुल्क में निभाई थी, चीनकिलिज खां, जिसको निजामुल मुल्क भी कहा जाता है, उसने निभाई थी, न कि सादत अली खान ने। तो इस प्रकार ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखें तो 24 का डी हो जाएगा। और 25वां प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया है। 25वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सादत खां बुरहान मुल्क था, तो देखें तो ये सही दिया हुआ है। ठीक है, सही दिया है। 1739 में नादिर शाह के विरुद्ध लड़ते हुए वह मारा गया, तो ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये गलत दिया हुआ है। तो इस तरह क्या हो जाएगा, इसका आंसर तो 25 का ये हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो देखें तो अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना कौन करते हैं, तो ये सादत खां करते हैं। और 1739 ईस्वी में नादिर शाह के विरुद्ध लड़ने पर वह दिल्ली गया और मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह की ओर से वीरतापूर्वक लड़ा। किसकी ओर से, तो मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह की ओर से वीरतापूर्वक लड़ा नादिर शाह, परंतु बंदी बना लिया गया। ठीक है, और उसने नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण के लिए प्रेरित किया और इस आक्रमण से उसे 20 करोड़ प्राप्त हुए। कितने, तो 20 करोड़ रुपये प्राप्त होने की आशा दिलाई, परंतु यह दाव क्या हो गया, तो दाव देखें तो इसमें उल्टा पड़ गया। और क्योंकि नादिर को दिल्ली पर आक्रमण के पश्चात वह धन नहीं मिला, जब उसने यह धन मांगा तो सादत खान ने इसे विष खाकर आत्महत्या कर ली थी। सादत खान क्या की, तो विष खाकर आत्महत्या कर ली, तो इसलिए क्या हुआ, तो ये गलत हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो दूसरा जो है कि गलत दिया हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 25 का ये हो जाएगा। आगे है कि 26वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। वह वर्ष 1599 ईस्वी में मर्चेंट एंडवर्जर्स ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक नाम था, तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने रॉयल चार्टर द्वारा इसे पूर्व से व्यापार करने का अधिकार दिया, तो ये सही है। तीसरा ऑप्शन है कि 1608 में कंपनी ने सूरत में फैक्ट्री खोलने का निश्चय किया, तो ये भी सही दिया हुआ है। अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी प्रथम कोठी 1645 ईस्वी में हुगली में स्थापित की, तो ये गलत दिया हुआ है। क्योंकि 1645 में नहीं बल्कि 1651 ईस्वी में हुगली में तत्कालीन बंगाल के सूबेदार कौन थे, तो शाह शुजा की अनुमति से बनवाया था। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, 26 का डी हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 27वां प्रश्न की महान यात्री इब्न बतूता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत यहला अरबी भाषा में लिखा, तो ये सही दिया हुआ है। ठीक है, ये सही दिया हुआ है। और दूसरा कथन क्या है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसकी विद्वता से प्रसन्न होकर उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। तक कुछ समय बाद उसे मतभेद होने पर सुल्तान ने उसे कारागार में कैद करवा दिया, तो ये भी सही दिया हुआ है।
तीसरा कथन क्या है कि इब्न बतूता ने मालदीव की भी यात्रा की, जहां वह 18 महीने काजी के पद पर तैनात रहा, तो ये भी सही दिया है। उसने चीन की यात्रा कभी नहीं की, ठीक है, तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि ये नहीं दिया है शब्द। उसने चीन की यात्रा की थी, ठीक है, कब, तो ये 1342 ईस्वी में, ठीक है। तो इस पर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर ये चौथा जो है ये गलत हो जाएगा। बाकी सब देखें तो 1 2 3 इसमें सत्य दिए हुए हैं, सही दिए हुए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है कि इसका आंसर 27 का क्या हो जाएगा, 27 का ये हो जाएगा, ठीक है, 27 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 28 प्रश्न नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक जुजारों को 1793 तक अंतिम रूप देकर कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया, ठीक है। तो देखें तो ये सही है, ये सही दिया हुआ है। कारण आर है कि यह सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था, तो ये भी सही दिया हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखें तो दोनों कथन अभिकथन और कारण दोनों सही है, तो 28 का ये हो जाएगा, ठीक है, 28 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 29वां प्रश्न है कि गयासुद्दीन बलबन के विषय में कौन सा कथन असत्य है। बलबन को इल्तुतमिश ने 1233 में ग्वालियर विजय के पश्चात क्रय किया, तो ये सही दिया हुआ है। बलबन ने मंगोलों से मुकाबले के लिए दीवाने अर्ज नामक नवीन विभाग बनाया, तो ये सही दिया है। बलबन के समय प्रथम गुलाम विद्रोह बंगाल में तुगरिल खान ने किया था, तो ये भी सही दिया हुआ है। और तीसरा है कि चौथा ये ऑप्शन है कि बलबन ने रक्त और तलवार की रीति अपनाई, तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि तो बलबन ने रक्त और तलवार की रीति अपनाई किसके लिए, तो मंगोलों को निपटने के लिए, ठीक है। रक्त और तलवार की नीति अपनाई थी कौन, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया था रक्त और तलवार की नीति। और रक्त और लौ की नीति किसने अपनाया था, तो ये देखिए बलबन ने अपनाया था, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रक्त और तलवार यहाँ पे दिया है। तो आप लोग ये भी तैयार रखिएगा, रक्त और तलवार की नीति किसने अपनाई, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। वही रक्त और लौ की नीति किसने, तो बलबन ने। इस प्रकार क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर 29 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 30वां प्रश्न की सूची को सूची 2 से सुमिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 दिया है सुल्तान, सूची 2 दिया विद्रोह करता है, तो अलाउद्दीन खिलजी। इसके समय में किसका विद्रोह हुआ, तो हाजी मौला का विद्रोह, तो ए का 3 हो जाएगा। इल्तुतमिश के समय तो पिर्थू का विद्रोह, ठीक है, तो बी का 2 हो जाएगा। फिरोज खिलजी के समय किसका विद्रोह, तो फिरोज खिलजी के समय सिद्धि मौला का विद्रोह, ठीक है। बलबन के समय तो मेवातियों का विद्रोह हुआ था। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ए का 3 बी का 2 और सी का 1 देख लेते हैं। ए का 3 बी का 2 सी का 1 और डी का 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 का बी हो जाएगा, ठीक है, 30 का आंसर इसका बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 31वां प्रश्न है कि नूरजहां गुट जुनता दल में कौन कौन से लोग शामिल थे। तो पहला दिया है मिर्जा गियास बेग, फिर उसके बाद असमत बेगम, ठीक है, असमत बेगम, और तीसरा दिया है कि आसफ खां, चौथा दिया है शाहजहादा खुर्रम। तो देखें तो ये चारों लोग जो है कि नूरजहां गुट या जुनता गुट में ये लोग शामिल थे, ठीक है। तो और थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन क्या थे। तो मिर्जा गियास बेग कौन थे, नूरजहां के पिता थे, ठीक है, नूरजहां के पिता थे। असमत बेगम कौन थी, तो नूरजहां की माँ थी, ठीक है। आसफ खां कौन थे, तो ये नूरजहां के भाई थे। और शाहजादा खुर्रम कौन थे, तो एक शाहजादा खुर्रम इसमें जो है कि शामिल थे, ठीक है, शाहजादा खुर्रम इसमें शामिल थे। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो 31 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं 32वें प्रश्न की पिंडारियों के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये दिया है कि इसका प्रथम उल्लेख मुगलों के महाराष्ट्र पर 1689 ईस्वी के आक्रमण के समय आता है, तो ये देखें तो ये सही दिया हुआ है, ठीक है, सही दिया है। बी है कि बाजीराव प्रथम के काल में अवैतनिक रूप से मराठों की ओर से लड़ते थे, जो केवल लूट में अपना भाग लेते थे, तो ये भी सही दिया हुआ है। ये तीसरा ऑप्शन दिया है कि हिंदू धर्मावलंबी थे, तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि पिंडारी जो थे वो किसी धर्म विशेष से संबंध नहीं थे और हिंदू तथा मुसलमान दोनों इनके दल में सम्मिलित थे। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और जॉन मेलकम ने मराठा शिकारियों के साथ शिकारी कुत्तों की उपाधि दी थी, तो ये सही दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 32 का सी हो जाएगा, ठीक है, 32 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 33वें प्रश्न की ऋग वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण कुल भरत कुल, जिनके नाम पर संपूर्ण देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, किन दो नदियों के बीच निवास करता है। तो ए दिया सरस्वती और यमुना के बीच, बी दिया गंगा और काबुल के बीच, सी दिया झेलम और सिंधु के बीच, डी दिया सतलज और रावी के बीच। देखें तो भरत कुल पड़ा जिनके किन दो नदियों के बीच ये निवास करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें, तो सरस्वती और यमुना के बीच, ठीक है। तो 33 क्या हो जाएगा, 33 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 34वां प्रश्न के ऋग वैदिक भारत के राजनीतिक ढांचे पर विचार करते हुए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये दिया है कि कुल सबसे छोटी इकाई थी
जिसमें एक घर में एक छत के नीचे रहने वाले सभी लोग शामिल थे, तो ये सही दिया है। हम लोग कथन कौन सा कथन सही नहीं ये देखना है। बी है कि ग्राम का मुखिया ग्रामीण कहलाता था जो कई कुलों के समूह से मिलकर बनता था, तो ये सही दिया है। 20 जन से बड़ा होता था, ठीक है, क्या कह इसमें 20 जन से बड़ा होता था। जनों के संदर्भ में हमें पंचजना और यदुजना तथा भारत जना का उल्लेख मिलता है, तो देखें तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि जो है कि जन 20 से क्या होता, तो 20 से बड़ा होता था, ठीक है, बड़ी इकाई होती थी। और आगे देख लेते हैं क्या है। राष्ट्र आमतौर पर छोटे राज्य थे जिनका शासन राजन कहलाता था, ठीक है, तो ये सही दिया हुआ है। तो डी ऑप्शन क्या दिया है, राष्ट्र आमतौर पर छोटे राज्य थे जिनका शासक राजन कहलाता था, तो ये सही है, ठीक है, सही है। इसमें ये जो है कि ऑप्शन गलत दिया हुआ है। और थोड़ा सा हम लोग ऋग्वैदिक भारत के राजनीतिक ढांचे के बारे में जाने, तो सबसे बड़ा कौन, तो कुल, ठीक है, कुल के बाद से कौन आते थे, कुल के बाद से ग्राम, ठीक है, ग्राम के बाद से 20, ठीक है, 20 के बाद से जन के बाद से सबसे नीचे राष्ट्र, ठीक है, राष्ट्र आप लोग ये तैयार रखिएगा। कुल, फिर ग्राम, फिर 20, फिर जन, फिर राष्ट्र, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 34 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 35वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है कि ऋग्वेद में सोने हिरण्य के आभूषणों का उल्लेख है, ठीक है, ऋग्वेद में हिरण्य सोने के आभूषणों का उल्लेख है, तो बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है, सही दिया है। आगे क्या दिया है, ऋग्वेद में अयस का प्रयोग समान रूप से धातुओं के लिए किया गया है जिनसे पात्र बनाए जाते थे, तो ये भी सही दिया हुआ है। तीसरा है कि अथर्ववेद में हमें लोहित अयस और श्याम अयस का उल्लेख मिलता है जिनकी पहचान क्रमशः तांबे और लोहे के रूप में की गई, तो ये भी सही दिया हुआ है। ऋग्वेद में गोफेन और गुलेल जैसे पत्थर के औजार का उल्लेख मिलता है, तो ये भी सही दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखें तो 35 का डी हो जाएगा। चारों कथन इसमें सही दिए हुए हैं, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 36वां प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये देखना है। तो ब्राह्मण गद्य के रूप में आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ है, तो ये सही दिया है। आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग है, तो ये भी सही दिया है। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम चरण है, ये भी सही दिया हुआ है। और कंठ और मुंडक सबसे प्राचीन और सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है, तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि सबसे प्राचीन और सबसे अधिक महत्वपूर्ण देखें तो उपनिषद कौन सा है, तो छांदोग्य और बृहदारण्यक है, ठीक है, छांदोग्य और बृहदारण्यक है, न कि ये कंठ और मुंडक है, ठीक है, मुंडक है। तो इस प्रकार ये गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 36 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या 37वां प्रश्न क्या दिया है, देख लेते हैं। उत्तरवादीकालीन राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, तो देख लेते हैं। राजा को दैवी उत्पत्ति की प्रतिष्ठा दी जाने लगी थी, अब उसे ईश्वर का प्रतिनिधित्व माने जाने लगा, तो ये सही दिया है। राजतंत्र ने अपने आप को सुदृढ़ नींव पर स्थापित कर लिया था और उसकी सत्ता पर निरंकुश हो गई थी, तो ये देखें तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि राजा की सत्ता निरंकुश नहीं थी, ठीक है, बल्कि उस पर कई प्रकार की परसीमाएँ लगी हुई थी। और राजा जो है कि राजा इस शर्त पर पद ग्रहण करता था कि वह प्रजा की भलाई और उसकी प्रगति के लिए काम करेगा, ठीक है। सभा और समिति की राजा की तानाशाही पर अंकुश रखती थी, तो ये सही दिया है। संपूर्ण राज्य को एक न्यास और राजा को उसका न्यासी माना जाता है, ये भी सही दिया है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो कौन सा इसमें सत्य नहीं है, तो ये देखें तो 37 का क्या हो जाएगा, 37 का बी हो जाएगा, ठीक है, सत्य नहीं दिया हुआ था, तो इसका आंसर 37 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं 38वां प्रश्न की बंग विरोधी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। यह आंदोलन 7 अगस्त 1905 को आरंभ हुआ और उस दिन कलकत्ता के टाउन हॉल में विभाजन के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। इसके बाद से आंदोलन के प्रतिनिधि आंदोलन के विस्तार के लिए पूरे प्रांत में फैल गए, तो देखें तो ये सही दिया हुआ है, ठीक है, सही दिया है। आगे क्या दिया है कि आरंभ में आंदोलन के प्रमुखतम नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी और कृष्ण कुमार मित्र जैसे वामपंथी नेता थे, परंतु बाद में इसका नेतृत्व उग्र और क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने संभाला। तो देखें तो ये भी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, ये भी ऑप्शन सही है। तो दोनों ऑप्शन देखें तो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर दोनों 38 से क्या हो जाएगा, तो 38 का सी हो जाएगा, ठीक है, 38 का आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों कथन इसमें सही दिए हुए हैं। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 39वां प्रश्न है कि क्रांति प्रसूता मैडम भिकाजी कामा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये देखना है। तो देखें तो मैडम कामा ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में किया था, तो ये बिल्कुल ये देखें तो ये सही दिया हुआ है, ठीक है, ये सही है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। मैडम कामा ने वंदे मातरम मदन तलवार नामक 2 क्रांतिकारी पत्रों का प्रकाशन किया, तो ये भी सही दिया हुआ है। तीसरा ऑप्शन क्या दिया है कि 1907 में फ्रांस के स्टुअर्टगार्ड में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन के दौरान मैडम कामा ने भारत का प्रथम राष्ट्रीय तिरंगा झंडा फहराया, ठीक है। तो ये देखें तो इसमें कौन सा इसमें सत्य नहीं था, ये देखना था, ठीक है, कौन सा इसमें सत्य नहीं है। तो ये देखें तो ये गलत दिया हुआ है, ठीक है, ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि
1907 में फ्रांस के नहीं बल्कि जर्मनी के, कहाँ पर, तो ये जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन के दौरान मैडम कामा ने कब, तो 22 अगस्त 1907 को, कब, तो 22 अगस्त 1907 को भारत का प्रथम राष्ट्रीय तिरंगा झंडा फहराया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर देखें तो 39 का सी हो जाएगा। और आगे ऑप्शन क्या दिया है कि 13 अगस्त 1936 को मैडम कामा ने मुंबई में अंतिम सांस ली, तो ये भी सही दिया हुआ है। ठीक है, और मदन लाल डिंगरा की स्मृति में किसे, तो मदन लाल डिंगरा की स्मृति में मैडम कामा ने, ठीक है, मैडम कामा ने मदन तलवार का प्रकाशन कब किया, तो सितंबर 1909 में किया था। आप लोग ये भी तैयार रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 39 का सी हो जाएगा। ठीक है, 39 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 40 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन को देखना है। ठीक है, तो दिया है कि ऑप्शन की कम विस्फोट होना मिश्रित ज्वालामुखी की विशेषता है, तो देखें तो ये गलत दिया हुआ है। शील्ड ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट होते हैं, तो ये भी गलत दिया हुआ है। आगे क्या दिया है कि सभी ज्वालामुखियों में मिश्रित ज्वालामुखी पृथ्वी के सबसे विशाल ज्वालामुखी है, तो ये गलत दिया हुआ है। आगे क्या दिया है कि ज्वालामुखी कुंड पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी हैं, तो ये सही दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 40 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 40 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है इसके बारे में। तो पृथ्वी पर देखें तो पाए जाने वाले सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी होते हैं, कौन से होते हैं, तो जब इन्हें विस्फोट होता है तब ऊंचा ढांचा बनने के बजाय स्वयं ढह जाता है। यह विध्वंस गर्त की ज्वालामुखी कुंड के हैं। तो अन्य सब के थन जो है कि क्या दिए हैं, तो सत्य दिए हुए हैं। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 41वां प्रश्न क्या है देख लेते हैं। भूकंपी तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं देखना है। तो धरातली तरंगे जिन्हें लंबी तरंगे कहते हैं पृथ्वी के धरातल पर कम जानमाल का नुकसान करती हैं, तो देखें तो ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, पहला ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो धरातली तरंगे होती हैं उनकी आवृत्ति कैसी होती है, कम आवृत्ति वाली होती है। ठीक है, और दीर्घ तरंगदैर्घ्य मानी जाती हैं, और पृथ्वी पर अधिकतर जानमाल का नुकसान इन्हीं तरंगों से होता है। ठीक है, तो इसमें कम दिया है, अधिक नुकसान इसी से होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। 41 का ये गलत हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। द्वितीयक तरंगे प्रकाश तरंगों की भांति अनुप्रस्थ तरंगे हैं जो तरल माध्यम से नहीं गुजरती हैं। ठीक है, तो ये तरल जो द्वितीयक तरंगे होती हैं, सेकेंडरी वेव होती हैं, वो प्रकाश तरंगों की भांति अनुप्रस्थ तरंगे हैं जो तरल माध्यम से देखें तो नहीं गुजरती, बिल्कुल सही दिया है। द्वितीयक तरंगे पृथ्वी के केंद्र से नहीं गुजरती, भी सही दिया है। प्राथमिक तरंगे ध्वनि तरंगों की भांति अनुदैर्घ्य होती हैं जो सभी माध्यमों से गुजर सकती हैं, तो ये सही दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 41 का ही हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या प्रश्न। 42वां प्रश्न है कि हिमनद द्वारा निर्मित भू आकृतियों में है। ठीक है, क्या, तो पहला दिया एरिट, दूसरा दिया एस्कर, तीसरा दिया स्नाउट और चौथा दिया है रिपिल। तो कौन सा है, तो निर्मित हिमनद द्वारा निर्मित भू आकृतियाँ हैं, कौन कौन है, तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो एरिट है, ठीक है, एरिट है, एस्कर है और स्नाउट है। एरिपिल बल्कि नहीं है। एरिपिल कैसे होता है, इसके निर्माण कैसे होती है, आकृति कैसी होती है, तो पवन क्रिया से निर्मित होती हैं, और ये मरुस्थल और सागरों के तटों पर छोटे छोटे ये लहरदार निक्षेप होते हैं जो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो 42 का 1 2 3। ठीक है, तो यानी कि डी हो जाएगा, इसका आंसर 42 का डी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 43वां प्रश्न है कि धरातली तापमान विलोमता के लिए कौन सी परिस्थितियाँ आवश्यक नहीं हैं, तो ये दिया है सर्दी के मौसम की लंबी रातें, तो ये गलत दिया है। ठीक है, मेघविहीन स्वच्छ आकाश, ये भी गलत दिया है। शांत वायुमंडल या मंद वायु प्रचलन, तो ये भी गलत दिया हुआ है। आगे क्या दिया है, बर्फविहीन धरातल। ठीक है, सॉरी, एक बार हम लोग फिर से इसको देख लेते हैं क्या है प्रश्न। धरातली तापमान विलोमता के लिए कौन सी परिस्थितियाँ आवश्यक नहीं हैं, तो सर्दी के मौसम की लंबी रातें, तो ये आवश्यक है। ठीक है, मेघविहीन स्वच्छ आकाश, तो ये भी आवश्यक है। शांत वायुमंडल या मंद वायु प्रचलन, ये भी आवश्यक है, बल्कि बर्फविहीन धरातल ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा इसके आंसर, तो ये 43 का डी हो जाएगा। ठीक है, 43 का डी हो जाएगा। और थोड़ा सा हम लोग धरातली तापमान विलोमता के संदर्भ में जानते हैं, तो देखें तो इसके हेतु सर्दी के मौसम की लंबी क्या हो जाती हैं, तो रातें हो जाती हैं। ठीक है, लंबी रातें, उसके बाद मौसम की लंबी रातें, मेघविहीन स्वच्छ आकाश, शांत वायुमंडल व न्यून वायुमंडलीय सापेक्षिक आर्द्रता आवश्यक है, किसके लिए, धरातली तापमान विलोमता के लिए। और जो बर्फहीन धरातल होता है इसके लिए आवश्यक नहीं होती हैं, लेकिन बर्फयुक्त धरातली तापमान विलोमता के लिए आवश्यक हो जाते हैं। ठीक है, कैसी, तो बर्फयुक्त धरातल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है ये 43 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न।
44वां प्रश्न है कि शीतोष्ण चक्रवात की विशेषता नहीं है। ये दिया है कि शीतोष्ण चक्रवात की समधार है लगभग अंडक। ठीक है, तो ये सही दिया है, ये सही दिया हुआ है। ठीक है, सही है, ये सही है। इनका विस्तार 1600 किलोमीटर चौड़ा हो सकता है, तो ये भी सही दिया है। इनकी सामान्य दिशा उत्तरी गोलार्ध से पूर्व से पश्चिम की ओर, गलत दिया हुआ, क्योंकि शीतोष्ण की समान दिशा कैसी होती है, तो उत्तरी गोलार्ध से पश्चिम से पूरब की ओर होती है, न कि उत्तरी गोलार्ध के पश्चिम की ओर, तो ये गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन क्या दिया है कि इनकी उत्पत्ति महासागरों के उन क्षेत्रों में होती है जहाँ उष्णकटिबंधीय वायु शीतकटिबंधीय वायु में मिलती है, तो ये भी सही दिया हुआ है, ये सही दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 44 का सी हो जाएगा, क्योंकि ये सत्य नहीं दिया हुआ है। ठीक है, 44 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 45वां प्रश्न है कि टॉर्नेडो की उत्पत्ति के लिए कौन सी परिस्थितियाँ आवश्यक हैं। ठीक है, तो पहला दिया है कि धरातल के निकट अत्यधिक उष्णार्ध वायु राशि, तो ये सही दिया है। ठीक, वायुमंडल में अस्थिर तापमान संरचना, तो ये भी सही दिया है। शांत वायुमंडल, तो ये भी सही दिया है। ठीक है, ये भी सही दिया है। वायु में चक्कर उत्पन्न करने की प्रक्रिया, तो ये गलत दिया है, क्योंकि टॉर्नेडो की उत्पत्ति के लिए ये परिस्थितियाँ आवश्यक नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर जो है कि 45 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 45 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 45 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 45 का आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि वायु के चक्कर में उत्पन्न करने की प्रक्रिया, ये भी सही है। ठीक है, तो 39 का क्या हो जाएगा, 45 का क्या हो जाएगा, 45 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या प्रश्न। नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन है और दूसरे को कारण आर कहा गया है, क्या है देख लेते हैं। अभिकथन ए है कि एंथ्रेसाइट कोयला सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है जिसमें सबसे अधिक ऊर्जा होती है, तो ये सही दिया है। ठीक है, यह कठोर होता है, फलतः इसे कोक में नहीं बदला जा सकता है, अतः धातु प्रज्वलन के लिए उपयोगी नहीं है, तो देखें तो ये भी सही है। बल्कि इसका अभिकथन और कारण इसमें व्याख्या नहीं करते हैं, क्योंकि एंथ्रेसाइट कोयला जो है कि उच्च ताप के साथ साथ जलने की इसमें क्षमता होती है, इसमें उनमें अशुद्धियाँ न्यून होती हैं, अतः यह कम प्रदूषण करता है, इसलिए यह विद्युत उत्पादन में प्रयुक्त होता है। चूँकि यह अत्यधिक दबाव का फलस्वरूप बनता है, अतः इसे कोकिंग के लिए उपयुक्त एक नहीं है। ठीक है, कोकिंग के लिए उपयुक्त नहीं है। और धातु प्रज्वलन में बिटुमिनस कोयला प्रयुक्त होता है, किसमें, तो धातु प्रज्वलन में किसका उपयोग किया जाता है, तो एंथ्रेसाइट का नहीं बल्कि बिटुमिनस कोयला का प्रयोग किया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है, तो 46 का क्या हो जाएगा, 46 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या प्रश्न। 47वें प्रश्न की भारतीय वैज्ञानिक सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं, देख लेते हैं। भारतीय भौतिकविद सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर ने वर्ष 1930 ईस्वी में 1.44 सौरिक द्रव्यमान की सीमा निश्चित की, जिसे चंद्रशेखर सीमा कहा गया, तो ये सही है। जनवरी 1935 में लंदन की रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी में उन्होंने अपना ब्लैक होल संबंधी मौलिक शोधपत्र प्रस्तुत किया। फलतः भौतिकी क्षेत्र में वर्ष 1983 में W.A. फाउलर के साथ नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देख लेते हैं। तो 47 का सी हो जाएगा। ठीक है, 47 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 48वें प्रश्न के नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है कि सिक्किम को जीवन रेखा कहलाने वाली तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, परंतु 1787 की बाढ़ में दिशा बदलकर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ये सही दिया हुआ है। ठीक है, सही दिया हुआ है, ये सही है। दूसरा ऑप्शन है, ये कारण इसे क्या है कि यह एक हिमालयी नदी है और हिमालयी नदियों का प्रमुख गुण नदी अपहरण है, तो ठीक है, तो ये भी सही दिया है। लेकिन इसकी देखें तो इसकी व्याख्या नहीं हो रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखें तो 48 का बी हो जाएगा। ठीक है, 48 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 49वें प्रश्न की भारत में कौन सी नदी नदियों भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। पहला है कि नर्मदा, दूसरा दिया है सोन, तीसरा दिया है ताप्ती, चौथा दिया है दामोदर। तो क्या देखना है इसमें कि कौन कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी नदी हैं, तो नर्मदा है, ठीक है, नर्मदा है, ताप्ती है और दामोदर है। ठीक है, तो ये नदी क्या है भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बल्कि सोन नहीं बहती है, तो 49 का डी हो जाएगा। ठीक है, 49 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 50वें प्रश्न की सूची को सूची 2 से सुमिलित गैरिता नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। एक और परियोजना दिया को नदी दिया है, तो बाली मेला परियोजना ये कहाँ पर, तो बाली मेला परियोजना किस नदी पर, तो सिलोरी नदी पर है। श्री शैलम परियोजना तो एक कृष्णा नदी पर है, ये तो सबको पता है। ओंकारेश्वर परियोजना ये किसको पता है, किसको मालूम है, तो ये आप लोगों को भी मालूम होगा। ओंकारेश्वर परियोजना ये नर्मदा नदी पर है। ठीक है, मैटूर परियोजना तो ये कावेरी नदी पर है। तो ये देखिए 3 जो ऑप्शन थे गलत, बहुत ईजी दिए हुए थे और एक थोड़ा टफ था, तो ऐसे ही प्रश्न बनते हैं आजकल।
तो अब हम वीडियो यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। उसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर तो 50 का ए हो जाएगा। ठीक है, 50 का ए हो जाएगा। तो अब हम वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।